हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो आज है संडे का दिन और मौसम भी प्रीति ऐसा हो रखा है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है और बारिश की संभावना तो मौसम विभाग ने जताया ही है। हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए अभी तो बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए 1 घंटे तक इस बुलेटिन को देखिए, क्योंकि तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी बाढ़ बारिश को लेकर भी। दिल्ली किस तरीके से जो है यहाँ यमुना का जलस्तर तो घटा है लेकिन बाढ़ का खतरा टला नहीं है। तमाम खबरें तमाम अपडेट्स इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। यानी कि अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर देश विदेश में क्या हो रहा है, आपके राज्य आपके शहर की क्या है बड़ी खबरें, और हर एक खबर चाहे वो खबर छोटी हो या बड़ी हो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है आपको इस बुलेटिन में जरूर हम दिखाएंगे। तो इसीलिए अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी जारी है और इस बीच यूपी के मेरठ से दर्दनाक खबर सामने आई है। जी हाँ, मेरठ में शनिवार को दरअसल कांवड़ियों की जो यात्रा निकल रही थी उसमें डीजे एक गाड़ी पर रखा हुआ था और वो डीजे जो है हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और किस तरीके से कह सकते कई घरों में मातम पसर गया, कई लोग घायल हुए हैं। ये कितना दर्दनाक हादसा रहा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चीख पुकार मची है, दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं लोग, अफरा तफरी का माहौल है और इन सब की वजह है वो हादसा जिसमें 5 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। मौत और मातम की ये तस्वीरें मेरठ के राली चौहान गांव की है। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात 8:30 बजे के आसपास हुआ जब जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी पर सजा डीजे हाई टेंशन तार से टकरा गया। जैसे ही कावड़ ला रहे थे बच्चे, तार है 11,000 का जो टच हुआ, नीचे लाइन पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने घायलों को ट्रॉली से अलग किया। हादसे से नाराज गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया जिसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। घायलों को गंगानगर के IIMT, मेरठ के आनंद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना वाकई में उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह के हादसे जब होते हैं प्रीति तो वाकई में दिल दहल उठता है, क्योंकि कांवड़िए जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए और देखिए हादसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बाढ़ का खतरा टला नहीं है। हाँ, यमुना का जलस्तर कम थोड़ा जरूर हुआ था लेकिन शनिवार को दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई, 3 घंटे तक बारिश होती रही। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वापसी के बाद दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना उनसे हालात पर चर्चा भी की है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली और कुछ और राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बरसात अब डराने लगी है। लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यमुना नदी में पानी कम हो, बाढ़ के हालात थोड़ा सुधरें। शनिवार दोपहर तक ऐसा लगा कि पानी का लेवल कम होगा लेकिन शाम होते होते दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश होने लगी। दिल्ली में बादल करीब 3 घंटे तक बरसे और एक बार फिर यमुना में पानी बढ़ने का खतरा बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अगले 6 दिनों तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए बारिश का अलर्ट है। दिल्ली के हालात कितने चिंताजनक हैं ये इस बात से समझिए कि PM मोदी ने देश वापसी के बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना को फोन लगाया और हालात पर चर्चा की। हालात काबू में करने के लिए उपायों पर बात की। दरअसल दिल्ली में यमुना का पानी इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है जिसके बाद हथिनीकुंड बैराज में पानी भर गया है। ये पानी छोड़ा जा रहा है तो दिल्ली के कई इलाके डूब रहे हैं। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 19 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी इस दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश के आसार हैं। बारिश से दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, वहीं पहाड़ों पर और ज्यादा तबाही मच सकती है। तो देखिए किस तरीके से राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है। दरअसल ITO से लेकर यमुना बाजार और इसके अलावा अगर हम देखें तस्वीरें ISBT की, लाल किला की, यहाँ तक भीषण बाढ़ ने भारी
सारी तबाही मचाई है। लेकिन सोचिए आपके दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो लोगों की मदद करने की बजाय ब्लेम गेम यहाँ पर खेल रहे हैं। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने दरअसल आरोप लगाया है कि दिल्ली को साजिश के तहत डुबोया गया है। हथनी कुंड से जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी जो है छोड़ा गया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा ही। यमुना नदी का जल स्तर भले ही घट रहा है, लेकिन ना तो दिल्ली वालों की मुश्किलें कम हो रही हैं और ना ही कम हो रही है राजनीति। सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली दरिया क्यों बनी? क्या इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है? क्या दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित थी या फिर केजरीवाल सरकार का बड़ा फेल्योर है? क्या नाकामी छिपाने के लिए दिल्ली के मंत्री ब्लेम गेम कर रहे हैं? पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे सौरभ भारद्वाज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल सरकार ने दूसरे राज्यों पर आरोप लगाया हो। हरियाणा पर आरोप लगे तो वहां के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया है, पंजाब से आया है, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर को लेकर ये बड़ी खबर है। दरअसल सुबह 6 बजे यमुना के जलस्तर में कमी जो है वो देखने को मिली है। जी हाँ, यमुना का जलस्तर घटकर बताया जा रहा है 206.14 हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यमुना के जलस्तर से ये जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर सुबह 6 बजे का जो समय था यमुना के जलस्तर में कमी देखी गई है। यानी कि अब से 1 घंटे पहले यमुना का जलस्तर घटकर 206.14 मीटर हुआ है। ये राहत के बाद दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी, हालांकि खतरे के निशान से अभी भी 1 मीटर यमुना बह रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी दो सहयोगी भावना किशोर इस वक्त राजघाट से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि प्रेरित कुमार हमारे साथ ITU से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले भावना, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि राजघाट पर भी हमने देखा था किस तरीके से पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, राजघाट भी पानी में जलमग्न हो चुका था। फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें? ये कहा जा रहा है कि जो पानी का लेवल है वो थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल, पानी का जो स्तर है वो यमुना में जरूर कम हो गया है। इस वक्त 206.14 मीटर है, जो खतरे के निशान से कम हो चुका है। यानी कि 206.33 मीटर खतरे का निशान होता है और इस वक्त कमी देखी गई है। लेकिन चिंताजनक जो स्थिति है वो दिल्ली में ये है कि जहां पर पानी भरा हुआ है, जलभराव की स्थिति है वो बरकरार है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं राजघाट की। अभी भी ये जो राजघाट है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ का पूरा एरिया पानी में, आप देखिए किस तरह से जलमग्न आपको दिखाई दे रहा है। आसपास के जितने भी ऑफिसेज हैं, यहाँ पे गेट्स भी खोले गए हैं। पानी आपको यहाँ तक दूर दूर तक अंदर नजर आ रहा होगा। यहाँ फिलहाल बैरिकेडिंग लगाई गई है, प्रशासन के लोग मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में कल बारिश के बाद भी कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से राजघाट की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह पानी ही पानी है, इसे कम होने में वक्त लगेगा। यमुना का जलस्तर कम होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन सड़कों पर अभी तक, यही नहीं, राजघाट से लेकर लाल किला, कश्मीरी गेट, तमाम ऐसे जो इलाके हैं अभी भी जलमग्न है और लोग जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि आवाजाही में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लोगों को ट्रैवलिंग में, रास्तों में भारी जाम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और यही स्थिति अभी कुछ दिन रहने वाली है। इस बीच बारिश को लेकर भी अलर्ट है भावना। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रेरित का रुख कर लेते हैं। प्रेरित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रेरित, ITU की तरफ जाने वाली सड़कें दिख रही थी कि किस तरीके से जलमग्न हो चुकी है, कमर से ऊपर पानी हो चुका था। अभी फिलहाल हालात क्या हैं जब यमुना का जलस्तर घटा है?
अब बिल्कुल देखिए, यमुना का जलस्तर घटा है तो आईटीओ पे जो जल जमाव था उसका भी स्तर थोड़ा घटा है। कल तक कमर तक का पानी था, वो घुटनों से ऊपर तक का पानी है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये पूरे आईटीओ की स्थिति है जो बीते 3 दिनों से इसी तरीके से विकराल रूप में बनी हुई है, जहां 4 व्हीलर तो गाड़ियां फिर भी गुजर रही है, लेकिन 2 व्हीलर वाले जो वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं डर रहे इस पानी में। क्योंकि देखिए जो आईटीओ जो ये एरिया है ये कहीं ना कहीं दिल्ली के ट्रैफिक रेगुलेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ये यमुना के इस पार और उस पार दोनों हिस्से को ये जोड़ता है, ये जो आईटीओ है। और यहाँ पे जिस तरीके से बीते कई दिनों से बड़ी जो भयावह स्थिति में जल जमाव वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए चुनौतियों का जो है कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन रहा है। क्योंकि देखिए इस हिस्से में गाड़ियां जो है उसकी आवाजाही लगातार बरकरार रहती है और ऐसे में जिस तरीके से जल जमाव है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की स्पीड है वो थमी है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चाहे आईटीओ हो चाहे राजघाट हो, तमाम अलग अलग हिस्सों में जो जल जमाव है तो उससे लोगों को और बड़ी परेशानी का भी सबब वो बनने वाला है, जब इससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसे तमाम बीमारियां जब लोगों के बीच में फैलेंगी। जी बिल्कुल प्रेरित, हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा और सावधानी बरतने की जरूरत है और थोड़ी परेशानी अभी लोगों को होगी। हालांकि अलर्ट है बारिश का, तो जाहिर सी बात है ऐसे में देखना होगा कि कहीं और स्थिति जो है सुधार की तरफ बढ़ रही है वो और खतरनाक ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भावना और प्रेरित, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, दिल्ली में सैलाब को लेकर केजरीवाल सरकार के झूठे आरोपों की पोल खुल चुकी है। दरअसल हरियाणा के कृषि मंत्री ने समझाया है कि आखिर क्या नियम होते हैं पानी छोड़ने को लेकर। दिल्ली की तरफ पानी कैसे छोड़ा गया, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से समझाया गया है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये पहला मौका नहीं है। केजरीवाल सरकार अक्सर हर समस्या के लिए एलजी अधिकारियों और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। अब दिल्ली की बाढ़ के लिए हरियाणा और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने दिल्ली सरकार के तमाम आरोपों पर करारा जवाब दिया है। ये चीज कहना गलत है कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। हरियाणा ना तो पानी को रोक सकता है ना छोड़ सकता है। कम पानी मात्रा होती है तब हम उसको छोड़ भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। 20,000 क्यूसेक की हमारी कैपेसिटी है। ये मूर्खता और अटेंशन डाइवर्ट करने का बयान है। यमुना में पानी आता है 3 लाख 4 लाख 5 लाख क्यूसेक और वो उसकी कैपेसिटी नहर की है वो 4,000 5,000। और वे सेंट्रल वाटर कमीशन की गाइडलाइन है, जब बाढ़ आती है तो इन नहरों कैनाल्स को बंद कर दिया जाता है, वरना तो वो शुरू में टूट जाएगी, उसकी इलाके में फ्लडिंग हो जाएगी। और 5,000 क्यूसेक से कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। 5 लाख में से 5,000 क्यूसेक घटा भी देंगे तो फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। सुना आपने, हथिनीकुंड से साजिश दिल्ली की तरफ पानी छोड़े जाने के आरोपों का पूरा सच। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने दिल्ली के मंत्रियों के मनगढ़ंत आरोपों की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के ब्लेम गेम पर बड़ा पलटवार किया है और सवाल किया है कि आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम थे, ये केजरीवाल सरकार को पता क्यों नहीं था। अब ये वाला झूठा वीडियो जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया कि हथनीकुंड में पानी क्यों छोड़ा गया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को मालूम नहीं था कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होते ही पानी हथनीकुंड में छोड़ा जाएगा? ये तो राइटिंग में है ना, ये लिखित में है कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होने के बाद हथनीकुंड के अलावा पानी कहीं जा ही नहीं सकता, वरना वहां तबाही हो जाएगी। और 10 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है मीडिया के सामने कि कोई बाढ़ नहीं आने वाली। 12 जुलाई को बोल रहे हैं बाढ़ आ गई, दिल्ली में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। चलिए, दिल्ली की बात हुई, हरियाणा की बात हुई, अब बात पहाड़ों की करते हैं। पहाड़ों पर भी लगातार संकट जो है वो बरकरार है। आए दिन तेज बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन की समस्या जो है वो बनी हुई है। पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो वाकई में डराने वाली है। जी हाँ, हिमाचल के लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके चलते रास्ते बंद हैं और जिंदगियां ठहर सी गई हैं। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। पानी ने अपने आगोश में पूरे गांव को ले लिया है। तकरीबन 60% लोग हैं जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं और प्रशासन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई प्रशासन का अमला यहां तक नहीं पहुंचा है। प्रशासन की क्या मदद मिल रही है? ये
जहां मैं खड़ा हूं ये मेरी विधानसभा से लगता हुआ काफी हिस्सा मेरी विधानसभा का इस क्षेत्र में आता है और वैसे ये विधानसभा लक्सर है। खानपुर और लक्सर दोनों की स्थिति आप इस समय जो देख रहे हैं वो बहुत विकराल और विकट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आप जहां खड़े हैं यहाँ तो पानी लगभग 3-3.5 फुट है, लेकिन आगे पानी की गहराई लगभग 5.5 से 6 फुट की है। अब आप समझिए कि रात में अगर कोई आपत्ति किसी परिवार पर आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई आपातकालीन समस्या हो जाती है तो आप लेकर नहीं जा सकते, अपनों को आपको अपने सामने मरते हुए देखना होगा। उत्तराखंड में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ से तबाही मची हुई है। हरिद्वार में जम्मू कश्मीर से कांवड़ लेकर आया एक शिव भक्त कांगड़ा घाट में स्नान के दौरान बह गया। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल ने गंगा में छलांग लगाई और रुपंती नदी के बीच से कांवड़िए को सकुशल निकाल लिया। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की है। तो हिमाचल और उत्तराखंड का हाल तो आपने देख लिया, वहीं पंजाब और हरियाणा में भी कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 30 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। अंबाला और पानीपत के अलावा हरियाणा के 10 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। सेना दिन रात जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश और सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। खेत खलिहान, गली मोहल्ले, गांव शहर सब पानी पानी दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस भी बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है। हरियाणा के अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जगाधरी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, झज्जर और पलवल बाढ़ से प्रभावित हैं। संगरूर में घग्गर नदी में आई बाढ़ के चलते पंजाब को हरियाणा के साथ जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 52 का खनौरी के पास पुल का एक हिस्सा टूट गया है। ऐसे में घग्गर नदी का पानी इस नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है। संगरूर के घिनौरी मूनक इलाके के दर्जनों गांव सैलाब का संकट झेल रहे हैं। दिल्ली के बाद यमुना नदी मथुरा को भी डुबोने लगी है। वृंदावन में लगातार बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसता जा रहा है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क जलमग्न हो गई है। वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन लगातार लोगों से निचले इलाके खाली करने की अपील कर रहा है। बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की भी मार लोग झेल रहे हैं। जी हाँ, टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर का जो रेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि जैसे टमाटर कोई बेशकीमती चीज है। महानगर मुंबई से टमाटर को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर देखिए जरा। अगर सोने चांदी की चोरी हुई हो, नकदी चुराई गई हो या फिर बेशकीमती चीजों की चोरी हो तो बात समझ आए, लेकिन अब तो टमाटर की चोरी होने लगी है। जरा गौर से देखिए इसे। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें टमाटर की चोरी कैद हुई है। देखिए कैसे इसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं। ये वही शख्स हैं जो टमाटर लेकर यहाँ से चंपत हो जाएंगे। ये तस्वीरें मुंबई स्थित एपीएमसी मार्केट की है। पहले ये दोनों यहाँ का मुआयना करते हैं, फिर देखिए कैसे यहाँ रखे टमाटर का क्रेट लेकर चंपत हो गए। दरअसल पिछले कई दिनों से 2 लोग मिलकर बाजार में आए टमाटर चोरी कर रहे थे। जब व्यापारियों को टमाटर चोरी होने की बात मालूम पड़ी तो उन्होंने बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें दोनों लोग टमाटर चोरी करते नजर आए। दूसरे दिन व्यापारियों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। ऐसे में चोर ने टमाटर लौटाने का वादा किया, लेकिन वो किसी तरह व्यापारियों के हाथ से निकलकर फरार हो गया। इसके बाद व्यापारियों ने उसके दूसरे साथी को भी दबोच लिया, लेकिन वो भी मार खाने के बाद फरार हो गया। महंगाई का आलम देखिए। इस घटना के बाद से अब व्यापारी रात में भी अपने टमाटर की सुरक्षा करने के लिए विवश हैं, जैसे टमाटर सब्जी ना होकर कोई कीमती गहना हो गया हो। का स्वागत है। बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन की। दरअसल कल तक जो सीमा हैदर मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई थी, आज 36 घंटे हो चुके हैं और अभी तक सीमा हैदर का कुछ अता पता नहीं है। अब जब सीमा हैदर गायब है तो अलग अलग खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर
एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर जो है लोगों से समर्थन मांगती हुई भी नजर आ रही है, इसलिए सवाल अब और भी ज्यादा उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। कहां है सीमा हैदर? कहां गायब हो गई सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर को कुछ हो गया है? जो भी सचिन के घर पहुंच रहा है वो बस यही पूछ रहा है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर सीमा हैदर कहां है? जो सीमा हैदर पिछले कुछ दिनों से देश भर की मीडिया में छाई हुई थी, जिस सीमा के पाकिस्तान से आने पर देश भर में बहस हो रही थी, जिस सीमा को लेकर पाकिस्तान से लगातार धमकियां आ रही थी, वो सीमा अब गायब है। सीमा को आखिरी बार शुक्रवार की रात देखा गया था। पड़ोसी के मुताबिक सीमा और सचिन देखे गए थे, लेकिन शनिवार की सुबह से सीमा और सचिन का कोई पता नहीं, जिसके बाद अलग अलग दावों और थ्योरी से सोशल मीडिया चाय की दुकानें भर गई हैं। क्या सीमा पाकिस्तान चली गई है? क्या सीमा की जान को खतरा है? क्या पुलिस ने सीमा को सेफ जगह रख दिया है? सीमा और सचिन को ढूंढते हुए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के उस घर पहुंची जहां सीमा रहती है। वहां पहुंचकर जब सीमा के घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। ना तो वहां सीमा दिखी और ना ही सचिन। सुबह से लेकर शाम तक दूर दूर से आई लोगों की भीड़ सीमा और सचिन की एक झलक पाने के लिए बेताब है। तंग गलियों के बीच सीमा सचिन के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है क्योंकि सीमा गायब है। सीमा के गायब होने के पीछे की एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि लोगों से परेशान होकर सीमा सचिन कहीं चले गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। इनपुट मिला है कि सीमा के अंडरग्राउंड होने के पीछे पुलिस ही है। पुलिस जानती है कि वो कहां है, लेकिन किसी को बता नहीं रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पुलिस का प्लान है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद या धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आते रहते हैं। हालांकि इस पर कानूनी एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन मामले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में यूपी के फतेहपुर और राजस्थान के अलवर से 2 मामले सामने आए हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। फतेहपुर के मोहम्मद राजू नाम के मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने पहले नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया, फिर उसके साथ रेप किया और जबरन धर्मांतरण करवाने के बाद उससे निकाह कर लिया। गफ्फार का लड़का ताजुल बहला फुसला के वहाँ से भगा ले गए। इस मामले में पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर आरोपी मोहम्मद राजू के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। उसके बयान से यह प्रकाश में आया है कि मुस्लिम लड़के द्वारा उसको धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। जो है इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरा मामला अलवर का है। देखिए कैसे हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ तो लड़की के साथ डबल धोखा हुआ है। मुझे अगर पता होता कि वो मुसलमान है तो मैं उससे बात भी नहीं करती। उसने मेरा यूज किया है, अब मेरे से शादी भी करी थी। अब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली। पीड़िता दिल्ली की है और अलवर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। आरोप है कि अलवर के जुनैद ने रोहित बनकर दिल्ली की लड़की को पहले प्यार में फंसाया, फिर करीब 2 साल तक लिव इन में रहा और उसके बाद शादी की, लेकिन ये उसकी दूसरी शादी थी। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में एक स्कूल में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल ये पूरा हंगामा इसीलिए हुआ क्योंकि स्कूल में टीका और कलावा पर पाबंदी लगा दी गई। दरअसल ये खबर सामने आई तो हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पूरा मामला क्या है समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शोर शराबा हो रहा है, नारे लग रहे हैं और इसकी वजह है नाराजगी। स्कूल की इस हरकत पर जो वाकई शर्मनाक है क्योंकि मामला मजहबी भेदभाव से जुड़ा है। आरोप है कि अलीगढ़ में एक निजी स्कूल में छात्रों के तिलक लगाकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई। जैसे ही इस खबर की भनक हिंदू संगठनों और विद्यार्थी परिषद को हुई, फिर क्या जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठन और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ये यहाँ पे जिन्ना वाली मानसिकता लाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ लाने नहीं देंगे। बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, ना हमारे संगठन को बर्दाश्त होगा। स्कूल में हुए जबरदस्त शोर शराबे के बाद स्कूल प्रशासन ने माफी मांगी। ऐसा कोई फरमान लागू नहीं करने का भरोसा दिया। मतलब जिसको कहीं पूजा अर्चना की है और टीका लगा के आया है वो आ सकता है, पर ऐसे बहुत ज्यादा आकर्षक भड़कावे वाले से ऐसे टीके नहीं होने चाहिए। विद्यालय इन चीजों के लिए नहीं होते।
माफी के बाद मामला शांत हुआ। साथ ही ये भी तय हुआ कि पीड़ित छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और तिलक लगाने को लेकर किसी भी छात्र पर अब कार्रवाई नहीं की जाएगी। और चलिए बात करते हैं यूसीसी की, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हमलावर हैं। जी हाँ, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बताया है कि बीजेपी यूसीसी को अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, वहीं सीपीआईएम के जो महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उनका कहना है कि पिछले 8-9 साल में जो कुछ हुआ है उसे देखते ही ये शक होता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हमने उनको लिखकर दे दिया है और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप फिर ने शुरू कर दिया। केंद्र सरकार पर यूसीसी को लेकर हमला अब कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी शुरू कर दिया है। What is this control exercise that has been initiated now? The focus on the Uniform Civil Code. The suspicion why this is raised for is basically for sharpening polarization. That becomes stronger on the basis of the background of developments that have taken place during the last 8-9 years. यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। केंद्र सरकार इसे लागू करने की बात कर रही है तो विपक्षी दल और तमाम संगठनों का कहना है कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने 3 दिन के विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात भारत लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले फ्रांस गए थे और उसके बाद यूएई। और इस यात्रा के दौरान भारत ने दोनों देशों के साथ कई समझौते भी किए। पूरी खबर देखिए आप। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार रात अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए। शनिवार के दिन पीएम मोदी यूएई में थे। यूएई में ये उनकी 5वीं यात्रा थी। यहां उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। पीएम का ये दौरा बेहद खास रहा। भारत और यूएई के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पर समझौता हुआ है। साथ ही अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोला जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा रोशन किया गया था। यूएई से पहले पीएम मोदी फ्रांस में थे, जहां उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को पेरिस में पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फ्रांस के साथ भी कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए।